हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। पिछली कुछ वीडियोज में हमने 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट यूनिट के आपको 3-4 वीडियोज मिल चुकी होंगी जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर लास्ट वीडियो की ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में थोड़ा। उसके बाद टॉर्क वाली डेरिवेशन की थी हमने, फिर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी हम जिसको बोल रहे थे वो फाइंड आउट किया था हमने। तो अब उससे और आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी पहले वो उन वीडियोज को देखें, तभी जाके आपको इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपको समझ आएगा। ये बात मैं हर वीडियो में आपको जरूर बोलता हूँ, तो इसीलिए पिछली वीडियोज को जरूर देखें, तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आज का पहला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद आपने 10th क्लास में सुना होगा, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह चीजें पढ़ी होगी। सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा ही चेंज है उससे अलग। थोड़ा सा चेंज क्या है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज है उसके आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनेगा, कुछ एरिया कुछ स्पेस होगा जहां पर उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब अगर कोई हमारा कोई पॉइंट चार्ज है वो इन्फिनिटी पर पड़ा है, ये कौन कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, इन्फिनिटी पर अगर हमारा कोई पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, मान लो +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हमें इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है। मान लो इसका इफेक्ट यहां तक है, इस एरिया तक है, इस साइड है इसका इफेक्ट। तो अब इसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव मीन्स यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स प्लस, तो +1 चार्ज को हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। उसमें जो हमारा वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करवानी है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मान लो ये हमारा कोई चार्ज था और ये यहां तक उसका हमें ए बी पे लेके आना है, और कहां से, इन्फिनिटी से। समझ आया होगा मेरे हिसाब से आप सभी को। तो मैं इसको लिखता हूं, इट इज द, साथ के साथ लिखता रहिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है ये, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी। अब तक जितना कुछ मैंने लिखा है सेम वही चीज लिखी है जो मैंने बोली थी कि ये वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है क्या, कि हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हमें इन्फिनिटी से कहां लेके आना है, टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में, पॉइंट के ऊपर लेके आना है। उस चीज में यहां से यहां तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसी की तरह एक और वर्ड अगर डेफिनेशन के आगे हम लगा दे, इसके हेडिंग के आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर जो ऊपर था, अगर उसका मैं फॉर्मूला लिखने की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम इसको V से डिनोट करते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया होगा, वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। अब यहां पे बात आती है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या हो देखिएगा। इसमें बात थी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, बात खत्म। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना है, कोई चीज पहले ही, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बस उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। डिफरेंस समझ आया होगा। इसमें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना था इन्फिनिटी से, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा, बस उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें मूव कराना है। क्लियर होगी ये चीज। तो इसको लिखते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या फर्क आया, उसमें हमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बस उसी में एक पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। तो इसमें अगर अब हमें वर्क डन निकालना हो, इसमें कैसे वर्क डन, मान लो वही चीज है कि अगर B से A पॉइंट के ऊपर लेके आना है या A से B पॉइंट के ऊपर, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो वर्क डन WAB वो क्या होगा हमारा, वो होगा VB माइनस VA। और इसी तरीके से अगर WBA लिखना पड़े हमें, वो होगा हमारा VA माइनस VB। उल्टा लिखेंगे हम हमेशा इस चीज को, ये हमारा वर्क डन रहेगा जो हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है हमारे पास, अगर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ दो प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करनी है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स है जो एग्जाम में 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। फोर्सेज और कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मीन्स कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो कंजर्वेटिव मीन्स कि ये फोर्सेज कभी भी अपने जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंजर्वेटिव फोर्सेज मीन्स वो फोर्सेज जो अपने पाथ के ऊपर डिपेंड ना करती हो, सिर्फ अपनी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती हो, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा WAB लिखते हैं पहले इसको, WAB इज इक्वल टू था VB माइनस VA, और WBA था हमारा VA माइनस VB। तो जब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा WAB है वो WBA के इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब इनके साइन से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये था कंजर्वेटिव का मतलब। और दूसरी बात, यहीं पे मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इसकी जो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें टोटल फोर्स निकालनी है, तो टोटल फोर्स 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीजें। टोटल फोर्स क्या होगी कि दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी AB प्लस WBA, और जब इनको ऐड करोगे तो टोटल 0 बन जाएगा। 0 बनने का मतलब क्या है, टोटल फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट dl, ये किसके इक्वल आया, 0 के। अब सोच रहे हो कि ये क्या चीज है, इसको सुनिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो कुछ पिछली वीडियो में मैंने साइन यूज किया था, थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंट दिया था मैंने आपको। तो बाकी मैथ्स में ज्यादा पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन के बारे में। E मींस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैंने पहले ही काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। dl मींस किसी तो लेंथ के लोग, तो लाइन के लोग जब हम मूव कर रहे हैं
तो वो है ये चीज क्लियर होगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इंटीग्रल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स around a closed surface is जीरो। ये चीजें कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए थोड़ा सा हमें इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर थोड़ा कम भी समझ आ रही है चीजें फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऊपर की डेफिनेशंस में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्हीं से मिलता जुलता, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अब नाम को अगर दोबारा ध्यान से सुने, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, आप सोचो इसके बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होगा इक्विपोटेंशियल मींस? तो नाम से भी जैसे क्लियर हो रहा है कि इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, और सरफेस मींस ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से ही क्लियर हुआ, मैंने साथ के साथ बोल भी दिया कि द सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या? द सरफेस विच हैव सेम सेम पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल तो फिर से वही वर्ड आ जाएगा, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसलिए मैं इनको थोड़ा जल्दी करके लिखता जा रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नाम से भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक जैसे से वर्ड है दिखने में, लेकिन काफी कुछ अलग भी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा टाइम ना लगा के हल्का फुल्का और साथ के साथ इनको मैं लिखते जा रहा हूँ। तो इसी की अगर प्रॉपर्टीज की बात करूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, हाँ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, ऐसे ही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अगर एक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, उसके ऊपर इक्विपोटेंशियल मींस क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है उसके ऊपर। मान लो हमारे पास ये है वो सरफेस, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मूव करने में क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वो जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने में हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो। क्या मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। समझ आ गई होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने एग्जांपल दिया, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर जगह हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मींस जब भी हम इसके ऊपर मूव करेंगे, जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन कैसे कुछ हो सकता है, तो हमारा क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे उस चीज को लिख भी देता हूँ, WAB या फिर WBA, वो क्या होगा, जीरो। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला फिर से यहाँ पर, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, जरूर पता होगा आपको, इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। वो चीज हमें कैसे पता चलेगी, अगर इसको दैट इज करके, इट मींस करके यहाँ पे शॉर्ट में लिखना हो तो E परपेंडिकुलर DS, हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये चीज कैसे आएगी वो देखो कि WAB हमारा
किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के। अभी पीछे मैंने लिखा, वहां पे डी एल लिखा, डी एल का मतलब लाइन के अलोंग जब बात कर रहे हो, डी एस का मतलब जो सरफेस के अलोंग अगर हम बात कर रहे हो, डी वी अगर कहीं लिखा जाए मतलब वॉल्यूम के अगर रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हो। क्लियर हुई ये चीज। डी एल या डी एक्स या डी आर इनका मतलब होता है किसी लाइन के अलोंग बात, डी एस का मतलब किसी सरफेस के अलोंग, और डी वी का मतलब किसी वॉल्यूम के अलोंग जब हम बात कर रहे हो, तो क्या ये इसके इक्वल होता है। अभी हमने ऊपर बोला ये चीज जीरो होती है हमारी, जीरो होने का मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट अगर हटाना हो, कल भी मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जब भी कहीं क्रॉस प्रोडक्ट हो वहां साइन थीटा की बात आती है, डॉट प्रोडक्ट हो वहां कोस थीटा की बात आती है। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट 11th में जरूर सुने होंगे आपने। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा के क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है। अब ना तो ई ना तो फोर्स जीरो हो सकता है, ना वो एरिया जीरो हो सकता है। इट मींस कोस थीटा जीरो, मतलब कोस थीटा जीरो। और ये बात आपको पता होगी, कोस थीटा जीरो कब होता है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। और थीटा 90 मींस एंगल 90 होने का मतलब क्या है, वो किसके बीच में 90 है, वो इन्हीं के बीच में तो 90 है ना। यही चीज हम बोल रहे थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमारा। उसके बाद ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect each other, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करते। और इसका रीजन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये आपका काम है, ये आपको खुद देखना है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैं पिछली किसी वीडियो में बता चुका हूं। थोड़ा सा हिंट अगर आपको दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट या क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि रियलिटी में, रियल में, प्रैक्टिकल फॉर्म में कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेम रीजन इसके लिए लिखना है अगर कभी भी ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और लास्ट प्रॉपर्टी वैसे लिख लेते हैं कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई। क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी शेप कैसी होगी। वैल्यू पे डिपेंड करने का मतलब कि वो ई की वैल्यू कम है, ज्यादा है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, क्या है, उसके ऊपर ये इसकी शेप डिपेंड करेगी। जैसे अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से शेप शो करनी हो इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं इनको शो करूं और उनकी डायरेक्शन हम पीछे बात कर चुके हैं आउटवर्ड, तो क्या होगी, इसकी शेप इस तरीके से जाती चली जाएगी, सर्कुलर फॉर्म में वो इंक्रीज होती जाएगी। समझ गए होंगे। और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ हो गया गलती से, ये क्लियरली सर्कल्स होंगे। ऐसे ही दो चार्जेस की वजह से अगर पास में रखे हों इस तरीके से, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो उनकी वजह से भी ऐसे बनती जाएगी। समझ रहे हो क्या, इस तरीके से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। कभी अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाए, तो आता नहीं है वैसे इतना जनरली, लेकिन फिर भी अगर देखना हो तो ऐसे कुछ होंगे। ये था हमारे पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने इसमें बात की है। अब वीडियो खत्म करने से पहले, शायद आज की वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, क्योंकि लास्ट डेरिवेशन मेरे को छोटी सी डिस्कस करनी है जो इन्हीं से रिलेटेड है। और वो डेरिवेशन है क्या, कि डेरिवेशन है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ही बात करनी है। क्या हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ही बात करनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू
टू ए पॉइंट चार्ज। काफ़ी अच्छी डेरिवेशन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप उसको पॉज करके देख लेना, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो आप। तो क्या कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लो ये कोई ए और बी पॉइंट्स है हमारे पास, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आगे फिर इसको जब हम बढ़ाते हैं कोई सी पॉइंट आ जाता है ऐसे, और ये कोई पॉइंट है डी, इस छोटे से डिस्टेंस को हम डी एक्स बोलेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा एक्स है। समझ आ गया होगा। और ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको पता ही है, इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है, +1 चार्ज, पी पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो डायग्राम फिर से मैंने बार बार पहली वीडियोज में ये चीज बोली है, डायग्राम क्लियर तो सब कुछ डेफिनेट डेरिवेशन आ जाएगी। ए बी कोई आर डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके बाद सी पर अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम सी पर ले आए हैं, अब सी से डी तक डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करने में कितना वर्क डन होगा, और टोटल निकालने के लिए कंप्लीट हम निकाल देंगे। तो हमने एक पॉइंट चार्ज माना जो कि ए के ऊपर हमारा, ये प्लस क्या चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या चार्ज है। तो और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी के ऊपर कैलकुलेट करनी है, मतलब इसके ऊपर बी के ऊपर कैलकुलेट करनी है, मतलब आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है। तो ए बी हमारा आर है और ए सी हमारा एक्स है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम कहां तक, सी से लेकर डी तक जब हमने मूव किया, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ होगा, डी डब्ल्यू से ही लिखेंगे, ई डॉट डी एक्स, सॉरी डी एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बार हमारी क्या है, डी एक्स है। समझ आ गया होगा ये चीज। फिर क्या करेंगे हम इसको, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं यहाँ से, अभी पीछे भी मैंने एक चीज लिखी थी, वो क्या आएगी, कोस थीटा, कोस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, dx और e की जो डायरेक्शंस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की वजह से e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, मतलब e की डायरेक्शन ऐसे होती है, और dx हम अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। अब एक चीज इस साइड जा रही है, एक चीज इस साइड आ रही है, तो एंगल कितना बनेगा वहां पर, थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाता है, थीटा 180 मींस कोस 180, और कोस 180 हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या चीज लिख सकते हैं, e dx, और ये -1 की जगह सिर्फ माइनस का साइन लगा देते हैं। समझ आ गई होगी, कोस 180 यहाँ पर -1 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसका, समझ रहे होगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस साइन को आप बाहर भी रख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कहां से, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक मींस डी डिस्टेंस तक हमें लेके आना है वो। तो टोटल वर्क डन, ये तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारा, ई की वैल्यू पिछली डेरिवेशन से आपको ऐसे वैल्यू याद होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बाय, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, इन्फिनिटी से आर तक, वहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर था, डिस्टेंस इस बार एक्स की फॉर्म में है हमारा, तो एक्स स्क्वायर। समझ आई ये चीज? इसीलिए मैं बोलता हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लिख के करोगे तब आपको वैल्यूज याद रहेंगी कि ई की वैल्यू, हाँ ये रिजल्ट फाइंड आउट किया था हमने कहीं पीछे, तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो कांस्टेंट है, क्या और 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर सिर्फ 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा इन्फिनिटी से आर तक। और कभी भी ऐसे x से x मत काटिएगा, क्योंकि जो ये dx है ये कंबाइंड है, एक साथ एक चीज है, एक वैल्यू है, d और x अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। फिर से मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था
छोटी पावर से बड़ी की तरफ जाना। तो मैं बता देता हूँ, अगर कभी भी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो होता है एक पावर उसकी इंक्रीज कर दो और उस इंक्रीज पावर को ही डिवाइड में लिख दो। याद रखिएगा, यही चीज अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना होता, हमें x की पावर n का डेरिवेटिव करना होता तो हम क्या करते, ये पावर आगे लिखते और एक पावर कम करते। ये वाली चीज शायद आपने 11th में सुन ली होगी कि पावर आगे पावर कम डेरिवेटिव में, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले पावर इंक्रीज करनी है फिर उसी से डिवाइड करना है। तो सेम चीज इसके साथ करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको ऊपर लिखना पड़े पहले तो मेरे को सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं -2। ये पता होगा ना, पावर ऊपर जाती है तो माइनस का साइन आ जाता है। तो अब एक पावर इंक्रीज करनी है उसकी, क्या बाई 4πε0, एक पावर इंक्रीज करो भाई, -2 + 1, उसी से -2 + 1 और उसकी लिमिट्स है इन्फिनिटी से r तक। अब देखो ये -1 बचेगा, -1 बचने का मतलब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पर इस साइड करके लिख देता हूँ, क्या बाई 4πε0 माइनस, और ये बचेगी x की पावर -1, और x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ या नहीं, समझ आ गई होगी ये वाली चीज। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, पहले भी हमारा बाहर माइनस का साइन चल रहा था, वो माइनस का साइन बाहर था और ये दोनों माइनस एक साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, प्लस का साइन बना देंगे। और जब लिमिट्स पुट करेंगे हम, क्या बाई 4πε0 1/r, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 1/∞, और 1/∞ हमेशा 0 होता है। ये चीजें मैथ में आपको जरूर सुनने को मिली होगी, इनटू में 1/r बचा सिर्फ। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है जो वर्क डन है, और वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको V से लिखेंगे। तो V की वैल्यू क्या आती है, 1/4πε0 क्या बाई r। इस चीज को अगर और अच्छा दिखाना हो तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। समझ आ गया होगा आपको। तो ये वो डेरिवेशन थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो, मानता हूँ थोड़ी लंबी हो गई होगी 2-4 मिनट और डेली रेगुलर वीडियो से, लेकिन काफ़ी ज़रूरी थी इसलिए बताना, क्योंकि उसी से मिलती जुलती ये चीज़ें थी, ताकि आपकी वीडियो डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर आपको वीडियो लंबी लगे, बीच में कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू उसको देखिए। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। तो तब तक वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उनकी भी हेल्प करें इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि स्कूल्स वगैरह सब बंद पड़े हैं। तो इसीलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।